गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और डेप्रिसिएशन के एक और नए सेशन में आपका दिल से स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। एसएलएम मेथड हमने अच्छी तरीके से देख लिया था और आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूडीवी मेथड के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपने होमवर्क कर लिया कि नहीं किया। ठीक है, आ जाइए। कौन सा क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था? एक तो सेकंड वाला जो आपका बाकी था और दूसरा मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब मुझे ये बताइए बेटा, अब मुझे ये बताइए कि क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आया? अगर आपने होमवर्क किया तो क्या आपका आंसर आया? बताइए, क्या आपका आंसर आया बेटा? किधर गया 6 वाला? अल्लाह, ये रहा 6। नहीं नहीं, मैंने कौन सा दिया था? सॉरी, 5 वाला होमवर्क में था। अल्लाह, हाँ 5 वाला मैंने समझाया हुआ था इधर अच्छी तरीके से। क्या आपका 5 का आंसर आ गया? यस और नो मुझे बताइए। देखो हेमकेश ने तो मुझे भेज दिया है अभी व्हाट्सएप पे, बाकी बताइए। देखते भैया क्या हेमकेश का आंसर आया है। ठीक है, ओके, ठीक है। हेमकेश का परफेक्ट आंसर आ गया है, सही है। ठीक है, ये अनुराग क्लास पे आ जा भाई। इंस्टाग्राम से कौन कौन कनेक्ट हो जाएंगे। आ गया ना आंसर आपका? क्वेश्चन आंसर आ गया। ठीक, कोई बात नहीं, सेकंड में आया बट आ गया। होमवर्क, ओहो, डॉक्यूमेंट में भेजा है। आहा, ठीक है, ओहो, देख लेते भाई, बहुत बढ़िया, सुपर। देखो अभी आपको मेरे को ये बताओ, क्या सच में बताओ, क्या आपको डेप्रिसिएशन में एसएलएम मेथड आ गया? देखो यहाँ पे जो हमने किया ना एसएलएम मेथड से, डेप्रिसिएशन में जितनी चीजें मैक्सिमम आ सकती थी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए या अकाउंट्स के लिए, वो अपन ने कर दी है। अगर आपको ये आता है तो अब जो नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूडीवी वाला, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। आपके लिए एकदम से सिंपल रहने वाला है। श्रुति का भी मैसेज आ गया, श्रुति का भी देख लेते भैया। ठीक है, सही है, चलिए, बहुत बढ़िया। मैं मान के चलता हूं कि आपने सबने अपने हिसाब से ट्राई करके किया होगा, किसी ने भी कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा। चलो अब बात करते बेटा डब्ल्यूडीवी के बारे में। इसके बारे में बात करते बेटा डब्ल्यूडीवी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। चलिए, तो हम जो नोट लिख रहे थे अब हम वहां पे लिखेंगे। नोट वाले पेज पे मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ भी नहीं लिखना है, वहां पे आपको क्या करना है, जगह छोड़नी है। तो चलिए आ जाइए, पहले डब्ल्यूडीवी का कुछ मैं आपको बेसिक समझा देता हूं, मैं अपनी ओर से कुछ क्वेश्चंस देता हूं एंड उसके बाद हम बुक के क्वेश्चन करेंगे। कुशल का भी पेज 3 का होमवर्क का अकाउंट्स का आ गया पीडीएफ। ठीक है, ओके, उसमें फर्स्ट पेज एक ही पेज था इसलिए। ओके, विथ वर्किंग नोट है ये, वर्किंग नोट्स के साथ है, बहुत बढ़िया। देखो एक चीज आपको मैं हाईलाइट करूंगा कि वर्किंग नोट्स के आपको नंबर देने बेटा, ठीक है, नंबर देने। इससे क्या होगा कि जहां पे भी आपने वर्किंग किया अकाउंट में, वहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकोगे वर्किंग नोट 1। ठीक है, तो जो भी पेपर चेकर होगा वो सीधा जाएगा वर्किंग नोट में और देखेगा 1 नंबर के। अगर उसको कोई डेप्रिसिएशन का कोई अमाउंट है जिसमें उनको समझ में नहीं आया या प्रॉफिट एंड लॉस में समझ में नहीं आया, तो आपने लिखा वर्किंग नोट 5, तो वो सीधा वर्किंग नोट में जाएगा, 5 नंबर के देखेगा, देख लेगा ओके परफेक्ट तरीके से सही कैलकुलेट किया। तो आपको नंबरिंग देना है, ठीक है, बाकी एकदम से सही है भैया, परफेक्ट तरीके से किया हुआ है। आ जाइए, अब बात करते बेटा डब्ल्यूडीवी के बारे में।
इधर गया डेप्रिसिएशन 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 आ जा। हमने यहाँ पे बात करी थी एसएलएन के बारे में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कौन सा बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गई। अब अभी हम बात करते हैं डब्ल्यूडीवी के बारे में। चलिए चल सेकेंड मेथड का नाम लिख देंगे एंड सेकेंड मेथड इज डब्ल्यूडीवी। कौन से हाईलाइट से कर रहे थे, ब्लैक से ही कर रहे हैं। आ जाइए बेटा, सेकेंड मेथड का नाम लिखते हैं डब्ल्यूडीवी। अगर हम बात करें, अनुराग ने भी कुछ उसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हैं या फिर डिमिनिशिंग भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग, ठीक है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या होता है बेटा, इस मेथड में सिंपल सी चीज आपको ये करनी होती है कि जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, जब आप क्या करते हो बेटा, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट करते हो, तब आपको जो वैल्यू आपकी बुक वैल्यू होती है, जो आपने बुक में लिखी होती है, इस वैल्यू पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। यानी कि यहां पे आपका बेटा बन जाएगा डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट या फिर बुक वैल्यू। चलो बुक कॉस्ट ऑफ असेट और बुक वैल्यू आप लिख सकते हो, बुक वैल्यू लिखते सीधा, आपको इजी रहेगा। बुक वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे आप सेल्वेज वैल्यू माइनस करोगे नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप डू नॉट लेस सेल्वेज वैल्यू, वो भी मैं लिख लेता हूँ बेटा। तो आपको ऐसा ना हो कि सर इसमें माइनस करने का कि नहीं करने का, बेटा नहीं करने का। जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होता है ना, तब आप कहीं पे भी माइनस नहीं करते। इतनी चीज तो आपको अभी समझ में आ रही होगी कि हाँ सर इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे भी अपन क्या लिखेंगे बेटा, डोंट लेस सेल्वेज वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लेस नहीं करनी। बुक वैल्यू का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बेटा यहाँ पे कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। डब्ल्यूडीवी मेथड में अगर आपका कॉस्ट ऑफ असेट इज 10 लाख, मतलब आपने 10 लाख में असेट को परचेज किया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 10%, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है सेल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख। तो अभी अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, ईयर 1 की बात करें, तो सबसे पहले आपकी कॉस्ट ऑफ असेट आएगी कितना बेटा, 10 लाख, ठीक है। और इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप लगाओगे कितना है बेटा, 10%। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना बनेगा सर, 1 लाख। क्या आपको ये समझ में आती है, हाँ सर। माइनस कर दोगे,
आपकी फिर बुक वैल्यू कितनी बचेगी सर? हमारी बुक वैल्यू बचेगी 9 लाख। अब आपका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा किसके लगेगा? 9 लाख पे लगेगा 10%, यानी आपका डेप्रिसिएशन आएगा 90,000। फिर आपका टोटल बुक वैल्यू कितना बचेगा बेटा? ये फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आ गया, ये वाला। ये आपका आएगा बेटा सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। यस, देखो फर्स्ट ईयर में जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ असेट पे निकलेगा, ठीक है। मतलब जो आपने, क्योंकि भैया अभी तक आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं किया, तो कॉस्ट ऑफ असेट इज इक्वल टू बुक वैल्यू पहले ईयर में, मतलब ओपनिंग के साल के अंदर, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस तरीके से माइनस करेंगे, आपका बनेगा 8,10,000। अब आप क्या करोगे बेटा? थर्ड ईयर के डेप्रिसिएशन के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना? 10%। ये किस पे लगाओगे? इस पे लगाओगे, यहाँ पे आएगा 81,000, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एसएलएम में और इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब उसमें भी ऐसे ही कुछ तो करते थे बेटा। एसएलएम में और इसमें डिफरेंस ये है कि हम एसएलएम में जो रेट लगा देते ना बेटा, रेट ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये हमेशा कॉस्ट ऑफ असेट का लगाते थे। स्ट्रेट लाइन मतलब वही आपका क्या रहता था? आपका डेप्रिसिएशन रहता था, अगर फुल ईयर के लिए लग रहा है। अगर यही चीज अगर हम एसएलएम से करेंगे ना बेटा, तो हम क्या करेंगे? 10 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 1 लाख गया, तो आपका ये कितना बचा बेटा? 9 लाख बचा। अब एसएलएम में आप यहाँ पे कितना माइनस करते थे? अगेन आपका जो डेप्रिसिएशन कितना? 1 लाख का माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो परसेंटेज था वो ऑलवेज कॉस्ट ऑफ असेट पे लगता था, और यहाँ पे बुक वैल्यू पे लगता है, तो यहाँ पे एक और 1 लाख माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 8 लाख, ठीक है। फिर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? अगेन 1 लाख आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलवेज यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मतलब हर साल 1 लाख ही लगने वाला है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर आफ्टर थर्ड ईयर की अगर हम बात करें, बुक वैल्यू की बात करें, तो यहाँ पे आपका कुछ बचेगा अराउंड 7 लैक्स 80,000, 70 माइनस करेंगे 29,000, सॉरी 7,29,000 समथिंग बचेगा। और अगर यहाँ पे आप देखने जाओगे तो आपका बचेगा 7 लाख। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे सेल वैल्यू आपको दी गई है, पहले मेरे को ये बताओ क्या इतना समझ में आया डब्ल्यूडीवी एंड एसएलएम, कि डब्ल्यूडीवी में क्या करते हैं, एसएलएम में क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस नो, पहले ये बता दीजिए। यस, समझ में आ रहा है। अगर आपको इतना असर समझ में आ रहा है हाँ, इतना समझ में आ रहा है। देखो अब यहाँ पे दो मेथड का अलग अलग, देखो इम्पैक्ट क्या होता है। हम अगर एसएलएम सर, हम डब्ल्यूडीवी फॉलो करें या एसएलएम फॉलो करें, सर क्या फर्क पड़ता है? बेटा फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है? ठीक है, अब फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर 1 ईयर का, फर्स्ट ईयर का आपने खर्चा कितना दिखाया? सर 1 लाख का खर्चा दोनों में दिखाया। अब देखो सेकंड ईयर में डब्ल्यूडीवी में आपने 90,000 का खर्चा दिखाया, बट आपने एसएलएम में 1 लाख के खर्चा दिखाया। अगर आपने यहाँ पे खर्चा दिखाया ज्यादा, मतलब आपका एसएलएम का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। मतलब अगर आप डेप्रिसिएशन, अगर आप रीजन में मैंने बताया था डेप्रिसिएशन टू आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकम, ठीक है। अगर आप मेथड कौन सी चूज करते हो ना, उसके ऊपर से डिपेंड रहता है कि आप खर्चा कितना दिखाओगे, और उसके ऊपर से डिपेंड रहता है कि आपका प्रॉफिट कितना दिखेगा, ज्यादा या फिर कम। इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पे दिया कि आफ्टर 3 इयर्स आपने फिक्स असेट को सेल कर दिया, कितने में सेल किया? सर हमने सेल किया टोटल फॉर एग्जाम्पल 7,50,000 में, ठीक है। 7,50,000। अब मेरे को ये बताओ कि आपका डब्ल्यूडीवी हिसाब से प्रॉफिट होगा कि लॉस? एज पर डब्ल्यूडीवी अगर हम बात करें, डब्ल्यूडीवी के हिसाब से हम बुक वैल्यू को माइनस करें, कितना है भैया? 7,29,000। सर हमें प्रॉफिट हो रहा है बेटा कितना? सर हमें प्रॉफिट हो रहा है 21,000 का, ठीक है, समझ में आ गया। और इस हिसाब से कितना हो रहा है? सर इस यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है सर 7,50,000 माइनस 7 लाख, तो सर हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है बेटा, कितना प्रॉफिट हो रहा है? सर हमारा प्रॉफिट हो रहा है 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो आपका प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, आपका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। क्या आपको समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, 29,000 है ना, 750 माइनस 29, 21,000, दैट्स द 50,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपका मेथड फॉलो करोगे तो आपका एक्सपेंस चेंज होगा। और देखो एक चीज आपने अगर गौर करी होगी, अगर आपने गौर किया होगा, अगर आपने इंटेलिजेंट दिमाग से सोचा होगा, अगर नहीं सोचा तो भी मेरे क्लास में हो तो मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करूंगा।
आपका जो अभी तक का बुक वैल्यू था उसका डिफरेंस आप देखोगे तो 29,000 का है, और आपके प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो भी है कितना, 29,000 का, क्योंकि आपकी बुक वैल्यू का डिफरेंस कितना था, 29,000 का। ओके, मतलब एक चीज मुझे ये बताओ कि आपने डब्ल्यू डी वी में आपने 3 साल का कितना खर्चा डाला, आपने डब्ल्यू में 3 साल का कितना खर्चा डाला। सर एक तो 1 लाख, फिर 90,000, फिर 81,000। मुझे ये बताइए कि टोटल 3 साल का डेप्रिसिएशन आपने कितना डाला डब्ल्यू में, 3 years डेप्रिसिएशन आपने कितना डाला। सर 1,90,000 एंड देन 81,000, टोटल कितना हो रहा है कोई मुझे बताएगा। 2 lakhs हो जाएगा 71,000, 3,71,000, 2,71,000 कितना हो रहा है बताओ। टू लैख 71,000 हो रहा है, तो डब्ल्यू में अपना डेप्रिसिएशन कितना डाला, 2,71,000। ठीक है, ओके। सर यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ तो 2,71,000, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एसएलएम में आपने कितना डाला, सर हमने एसएलएम में डाला 3 lakhs, ठीक है, 3 lakhs। अब मेरे को ये बताओ प्रॉफिट आप किधर लिखते हो, इनकम साइड की एक्सपेंस साइड, प्रॉफिट आप किधर लिखते हो। सर हम प्रॉफिट लिखते हैं इनकम साइड। तो ये सब चीजें क्या है सर, ये तो एक्सपेंस है, ये तो क्या है एक्सपेंस। तो आपकी इनकम हुई है तो एक्सपेंस को कम होगा, आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा। हाँ सर, तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट को लेस करूँ, मैं क्या करूँ, प्रॉफिट को लेस करूँ, कितना हुआ 21,000 का, 21,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक्चुअल में टोटल खर्चा कितना डाला, आपने टोटल खर्चा कितना डाला। सर अगर मैं बात करूं कि मैंने डब्ल्यू में एक्चुअल में खर्चा जो डाला ना, क्योंकि 7,21,000 का, तो 2,71,000 का तो आपने खर्चा डाला, प्लस इनकम डाल दी 21 की, तो आपने हमने सर मैंने नेट खर्चा डाला 2,50,000 का। वही चीज अगर मैं बात करूं एसएलएम में आपने 3 लाख का खर्चा डाला, बट इनकम कितने की दिखाई 50,000 की, तो आपने नेट खर्चा कितना डाला सर 2,50,000 का। देखो भैया, मतलब एक बात हमेशा ध्यान में रखो, आप कोई भी मेथड फॉलो कर रही हो, अल्टीमेटली अल्टीमेटली पीएनएल में जो डेबिट होगा टोटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टोटल असेट का जो भी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो हमेशा सेम होगा। बट चेंजेस ये आते हैं कि यहाँ पे आप जब ईयर 2 में खर्चा ज्यादा डाल रहे हो तो यहाँ पे आपने, अरे सर ईयर 2 में कम डाल रहे हो, यहाँ पे खर्चा ज्यादा डाल रहे हो, यहाँ पे आपने खर्चा कम डाला है, ईयर 3 में यहाँ पे खर्चा ज्यादा डाला है। अल्टीमेटली जब आप प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे आपने खर्चा ज्यादा डाल दिया, मतलब प्रॉफिट कम दिखाना, अपने प्रॉफिट कम दिखाया, यहाँ पे आपने प्रॉफिट ज्यादा दिखाया। अल्टीमेटली दोनों का देखो 2.5 लाख 2.5 लाख आ रहा है। समझ में आ रही है बातों को। हाँ सर, देखो ये इनकम का था ना, इसीलिए शायद आपको माइनस वाले में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। चलो मैं आपको लॉस वाला ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको बेचा, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको बेच दिया 6,90,000 में। कितने में बेटा, 6,90,000 में। अब मुझे ये बताओ कि आपका यहाँ पे टोटल लॉस होगा। हाँ सर लॉस होगा, दोनों में लॉस होगा। मेरे को ये बताओ लॉस कितने का होगा। सर डब्ल्यू में हमारा लॉस हो जाएगा 6,90,000, ठीक है, तो 7,21,9,000 माइनस 6,90,000 मतलब ये 39,000 का सर लॉस हो जाएगा। यहाँ पे कितने का लॉस होगा सर, यहाँ पे लॉस होगा सिर्फ 10,000 का। समझ में आ रहा है। हाँ सर, तो अगर लॉस होता है तो लॉस को क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं, तो एक्सपेंस को भी क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर हम देखने जाए तो हमने कितना डेबिट किया वही जानना है ना, हमने कितना डेबिट किया वही जानना है। प्रॉफिट हमारा क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए माइनस किया, बट लॉस तो हमारा डेबिट होता है, तो हम इसमें लॉस ऐड करेंगे। सर लॉस डब्ल्यू का 39,000, हमने टोटल कितना डेबिट किया सर, 2,71,000 प्लस 39,000, मतलब सर हमने टोटल डेबिट किया 3,10,000। ठीक है, यहाँ पे 3 lakhs और लॉस कितने का 10,000 का, हमने टोटल कितना डेबिट किया 3,10,000। समझ में आ रहा है। बस फर्क इतना आ रहा है कि आपका ईयर वाइज अलग अलग डेबिट होगा। यहाँ पे आप फोर्थ ईयर में 39,000 डेबिट करोगे और यहाँ पे आप डेबिट करोगे सिर्फ 10,000। क्यों 10,000, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा डेबिट खर्चा ले लिया है, तो अब आप यहाँ पे सिर्फ 10,000 का ही लॉस दिखा सकोगे।
अल्टीमेटली दोनों सेम होगा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, चलो अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई तो मैं एक और चीज बता दूं कि एसएलएम मेथड में आपकी असेट की वैल्यू जीरो हो सकती है। आपकी असेट की वैल्यू जीरो हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको ये 10 लाख दिया तो आप 1 लाख निकाल दे जाओगे तो वो 10 साल के बाद जीरो हो सकता है। ठीक है, अगर आपका सेल्वेज वैल्यू नहीं दिया तो वो असेट की वैल्यू कितना मतलब जीरो हो सकता है। बट डब्ल्यूडीबी में कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितना होगा उसमें से 10% माइनस होगा। आप कितना भी ट्राई कर लो जीरो तक नहीं पहुंच पाओगे। आप कितने सालों सालों तक जाओगे तो भी 0.00 मतलब जीरो यहाँ पे असेट की वैल्यू कभी नहीं होगी। बट यहाँ पे आपकी जीरो की वैल्यू हो सकती है। मतलब एसएलएम में असेट की वैल्यू कब जीरो हो सकती है, डब्ल्यूडीबी में कभी भी वो जीरो नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है, समझ में आता है? क्योंकि जो भी वैल्यू इवन 1 रुपया भी होगा तो भी -10% करेंगे तो 0.90 आ जाए। मतलब जितनी भी वैल्यू होगी -10 मतलब जितना परसेंटेज रेट है उतना माइनस करेंगे तो जीरो तो कभी नहीं होगा। बट एसएलएम में आपका जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा भैया डब्ल्यूडीबी मेथड का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। और ये जो मैंने आपको समझाया ये वाला आपको कभी कोई नहीं समझाएगा कहीं पे भी। बट ये इन डेप्थ नॉलेज है भैया, आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे ऐसा अंदर से लगता है कि नहीं भैया इतना समझाऊं कि आपको लगना चाहिए कि नहीं भैया दूसरी जगह से पढ़ता तो शायद इतना नहीं समझ पाता मैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको तब काम में आएगी जब आप इंटर में आओगे। और फाइनल ऑब्वियसली फाउंडेशन में भी नॉलेज काम में आता ही है। बट भैया आप इंटर में जाओगे तब आप, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा भैया क्या बात है, बहुत इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपकी बुक में हम देख लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर आपका दिया हुआ है तो क्या आप यहाँ पे सेल्वेज वैल्यू माइनस करोगे? सर नहीं माइनस करेंगे। समझ में आता है? यस सर समझ में आता है। ओके, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आप बताइएगा। आपकी कॉस्ट ऑफ असेट आपको दी हुई है 6 लाख। कितना बेटा? 6 लाख। आपकी सेल्वेज वैल्यू आपको दी हुई है 1 लाख। आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10%। कोई मुझे ये बताएगा डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर मतलब तीसरे साल का मैं कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। देखो भैया एग्जाम में ऐसा नहीं पूछते कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का पूछ लिया। चलो मुझे बताओ आप कैसे करोगे? सिंपल सी बात है सर, हम पहले मेरे को ये बताओ आपको सेल्वेज वैल्यू माइनस करनी है कि नहीं करनी? ठीक है, उस हिसाब से आप देख लीजिए। मैं एक बार कैलकुलेटर ले लेता हूँ। ठीक है, आप जल्दी से एक बार देख लीजिए, बताइए मुझे थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है भैया, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। आप इसका आंसर कैलकुलेटर से भी दे सकते हो, इसका आंसर कैलकुलेटर से भी दे सकते हो। सर कैसे? बहुत इजी है, कैलकुलेटर पे माइनस परसेंटेज करते जाइए, आंसर मिल जाएगा। आ जाइए समझा देते हैं भैया। कितना आया? किसी का आया क्या? सेल्वेज वैल्यू माइनस करनी है कि नहीं करनी है? अरे कभी नहीं करनी है भाई, सेल्वेज वैल्यू कभी भी माइनस नहीं करनी है। जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपको सेल्वेज वैल्यू माइनस नहीं करनी है। तो आप क्या करोगे? सर कॉस्ट ऑफ असेट कितना है? 6 लाख। 6 लाख माइनस 10% 6 लैक्स। देखो आपके पास 6 लाख आ जाएगा। ठीक है, 6 लैक्स। ठीक है, अब क्या करोगे? -10%, -10% दबाओगे। ठीक है, तो आपको कुछ वैल्यू मिल गई। फिर आप करोगे -10% मतलब 2 बार आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपको कुछ वैल्यू मिली। अब आपको क्या करना है? ठीक है, इंटू करना है। अब माइनस नहीं करना है, अब इंटू करना है। क्यों? क्योंकि हमें बुक वैल्यू नहीं चाहिए। अगर आपको पूछा होता कि बुक वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर तो हम -10% करके निकालते तो बुक वैल्यू मिल जाती। बट हमें डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर पूछा है तो जो वैल्यू आई इंटू 10% कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 48,600। समझ में आ गया बात को? एक बार करिए मैं जो बोल रहा हूँ। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना है तो 6 लैक्स -10%, जो भी वैल्यू आई -10% मतलब 2 साल का डेप्रिसिएशन निकाल दिया, आपको बुक वैल्यू मिल गई। इंटू 10% कर दोगे तो आपको उस साल का डेप्रिसिएशन। अगर आपको बोला थर्ड ईयर के बाद का बुक वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर, बुक वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर, तो पहली बार 6 लाख -10%, जो वैल्यू आया -10%, जो वैल्यू आया -10% आपको मिल गया। समझ में आ रहा है? बुक वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, आफ्टर थर्ड ईयर। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड ईयर। देखो एग्जाम में पूछते हैं कैसे पता है? बुक वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड ईयर, उसका मतलब होता है सेकंड ईयर का एंड। ठीक है, तो ये दिमाग में रखने का। थर्ड ईयर लिखा है ऐसा मतलब ये नहीं कि 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर लिखा है
मतलब 2 साल का डेप्रिसिएशन जाएगा। और अगर आपको बोला है एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ठीक है, या आफ्टर थर्ड ईयर, तो भैया आपको समझ में आ जाएगा कि भैया आपको क्या करना है, 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अरे भैया समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बताओ रे भाइयों बहनों। फिर से हिल गया। अच्छा 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 अच्छा, आ गया। ठीक है भाई, कुछ बोलोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, कैसे पता चलेगा? 6 लैक्स माइनस फर्स्ट ईयर का डेप्री 10%, मतलब कितना सर? 60,000 जाएगा। अमाउंट कितनी आएगी सर? 5,40,000 माइनस सेकेंड ईयर का डेप्री कितना सर? 5,40,000 का 5,40,000 का क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन कितना? 10% माइनस करेंगे, कितना होता है? 54,000। भैया ऐसे कर लो, कैलकुलेटर से बाद में करना, ये कर लो पहले। माइनस क्या, फिर क्या बचा अपना? कितना बचा आपका ये एप्लीकेशन? अरे अमाउंट 4,86,000 बचा बुक वैल्यू। ठीक है, फिर आप थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? 10%। 10% इसका 10% कितना आ रहा है? 48,600। तो आपको थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना मिला? 48,600। अगर आपको पूछा कि बुक वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर, तो कितना आएगा? 48,600 माइनस 48,600। अरे 4,86,000, 4,86,000। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 4,37,400। ठीक है, ये आया बुक वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर। अगर आपको पूछते कि बुक वैल्यू एट स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर, स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर का मतलब होता है एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो आपको ये देने का। समझ में आता है दोनों में डिफरेंस क्या है? ये स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर दैट मींस एंड ऑफ सेकंड ईयर, मतलब ये आएगा। अगर आपको बोल रहे बुक वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर, मतलब ये आएगा। आपको थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन पूछा है तो ये आएगा। क्लियर एकदम से? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। अभी फोर्थ का पूछता तो माइनस और 10% करते हैं, तो इसका 10% आता है कितना? 43,740। ये आपका आ गया फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम से सिंपल है यार। जो अमाउंट आ रही है उसमें से 10% माइनस करो, जो आ रही है उसमें से 10% माइनस करो, जो आ रही है उसमें से 10% माइनस करो। एसएलएम में कैसा था? जो ओरिजिनल वैल्यू उसी में से माइनस कर दे। मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कि समझ में आया। ठीक है, चलिए आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो अब एक और नया कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करोगे? अगर आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको समझ गए सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आइडेंटिफाई करना है तो इसका आपको फॉर्मूला अलग से आपको यहाँ पे दिया गया है, उस फॉर्मूला को आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपका फॉर्मूला ऊपर गया भैया, एसवी। एसवी का मतलब क्या है? सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय आपका क्या है? डिवाइड बाय आपका है भैया कॉस्ट ऑफ असेट। यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ असेट। ठीक है, ये 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है एन। समझाता हूँ सबका मतलब, मैं समझाता हूँ, डू नॉट वरी। और इसका मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे? 100। अब हम ना थोड़ा सा आपको मैथ सिखाएंगे, हम मैथ सिखाएंगे। इंटू 100, ऐसे आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अरे सर अब वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आ जाइए समझा देते हैं। देखो, एन का मतलब होता है ये वाला जो एन लिखा ना, ये वाला, इस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स। एसवी का मतलब होता है सेल्वेज वैल्यू, और सीओए का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ असेट। इधर नहीं लिखना चाहिए था,
साइड में लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, इधर लिख लेता हूँ, छोटा एन एन मतलब यूजफुल लाइफ या नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। यूजफुल लाइफ, ठीक है। एसवी का मतलब होता है सैल्वेज वैल्यू, और सीओए का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है भैया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। आपको इतनी चीजें चाहिए, ठीक है। अब आपको इतनी चीजें अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप इजीली आप क्या कर सकते हो बेटा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। बट देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, सर इसको कैसे सॉल्व करना है, ये जो बीच वाला है ना ये तगड़ा वाला है। आप बोलोगे सर सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला ना थोड़ा दिक्कत देता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ कि अगर आपको ये सॉल्व करना है तो ये कैसे सॉल्व करना है। बहुत ईजी बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको सॉरी, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप्स लिखना है। कैसे करना है, अंडर रूट 12 टाइम्स करना है पहले तो, अंडर रूट 12 टाइम्स करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है कि आपको -1 करना है, -1 करना है। फिर आपको करना है डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, +1 करना है। क्योंकि देखो पहले आपने माइनस किया था तो उसका रिवर्स इम्पैक्ट डालने के लिए आप क्या करोगे, +1 कर दोगे। अब ये आपने अंडर रूट 12 टाइम्स किया था, उसका रिवर्स इम्पैक्ट डालने के लिए इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स की दोगे, ठीक है। इतना करने से आपको किसका आंसर मिलेगा बेटा, आप अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे, ये चीज अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इतने का आंसर मिलेगा। कितना, मैंने जो ग्रीन से हाईलाइट किया उतना आंसर मिलेगा। अब उसके बाद आपको क्या करने का, उसके बाद बेटा आपको करने का कि आपको 1 में से उस चीज को माइनस कर देने का, और जो भी अमाउंट आए इसको मल्टीप्लाई विद 100 कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बहुत ईजी तरीके से अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। आ जाइए बेटा, अगर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देना चाहूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक यहाँ पे डिटेल दे देता हूँ, थोड़ा सा दिखे ऐसा ही रखते हैं। आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है बेटा कॉस्ट, ये इतना पतला कैसे हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, सेल्वेज वैल्यू चाहिए, और आपको चाहिए यूजफुल लाइफ। ये सब चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ असेट इज योर 10 lakhs, आपको बोला कि आप डब्ल्यू से मुझे डेप्रिसिएशन ढूंढ के निकालिए। आप बोलोगे कि सर डब्ल्यू के लिए रेट चाहिए, जी ये बताइए रेट चाहिए कि नहीं चाहिए डब्ल्यू के लिए, ऑब्वियसली चाहिए, और आपके पास तो रेट है नहीं। तो आप बोलोगे कि सर 10 lakhs 1 lakhs मतलब 10% से कैलकुलेट करने लग जाते हैं ना, भैया ऐसे नहीं होता। रेट वो निकालना पड़ता है, रेट क्या करना पड़ता है बेटा, निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दे दिया है यूजफुल लाइफ इज 10 years, ठीक है। तो अब आपको पूछ रहे कि भैया आपको क्या करना है, इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। तो अब आपको इसको यूज करके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, इसी फॉर्मूला में रखेंगे। चलो रखना शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि इस फॉर्मूला में, अगर हम इस फॉर्मूला में चीजों को रखना चाहते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एन मतलब यूजफुल लाइफ कितना सर 10,
अंडर रूट में क्या लिखेंगे, सेल्वेज वैल्यू कितनी 1 लाख डिवाइड बाय 10 लैक्स इंटू 100। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या आपको ये समझ में आया, यस और नो, मुझे इतने तक बताइए बेटा। क्या आपको ये समझ में आया बेटा? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो मुझे ये बताइए 1 माइनस, ठीक है, इसमें 10 रखेंगे, ठीक है, बट 1 लाख डिवाइड बाय 10 लाख कितना होता है, 1 डिवाइड बाय 10 0.1 होता है, 1 डिवाइड बाय 10 कितना होता है 0.1। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 0.1 लिख दिया, क्या लिख दिया 0.1। अब आप क्या करोगे इंटू 100। अब आपको ये 0.1 को एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे करोगे, इस तरीके से फॉलो करोगे, ये चीजें फॉलो करोगे, ठीक है। तो आप क्या करो, कैलकुलेटर उठाइए भैया, कैलकुलेटर उठाइए, आप मेरे साथ हो, यस और नो एक बार कमेंट करिए, अदरवाइज मैं कैलकुलेट करके कंप्लीट कर दूंगा, आप बोलोगे सर समझ में ही नहीं आया। प्लीज बताइए, क्या यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई? ठीक है, अब आपको क्या करना है, 0.1 के साथ ये स्टेप को फॉलो करना है, 0.1 के साथ। ओके, तो आपने कैलकुलेटर में लिख दिया 0.1। अब आप क्या करोगे, अंडर रूट 12 टाइम्स। ओके भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ सर, हमने 12 टाइम्स कर दिया। जब आपने 12 टाइम्स किया तो आपको आंसर मिला होगा कुछ 0.99943 समथिंग मिला, ठीक है, 0 0 इस तरीके से आपको आंसर मिला। फिर आपको क्या करना है सर, हमें करना है -1, दूसरा स्टेप -1, ठीक है, आपने -1 कर दिया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। सर यूजफुल लाइफ 10 है, तो डिवाइड बाय 10 कर दिया, ठीक है सर। और उसके बाद आपको करना है +1, सर +1 कर दिया, ठीक है। फिर आपको आंसर मिला होगा 0.999438, कुछ इस तरीके से आपको आंसर मिला होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, ठीक है। अब ये जो आपके पास आंसर है उसी में इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 1 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब मैंने 12 टाइम्स किया तो मुझे इतने का आंसर मिला, इसका आंसर मिला क्या, 1 माइनस 0.794374। क्या सर हमें पूरा लिखने का, नहीं बेटा, आप 4 डिजिट तक लिखोगे तो चलेगा। 7943, 3 की जगह 4 कर सकते हो क्योंकि आगे वाला 5 से ज्यादा है, 7 है ना, इसलिए आप यहाँ पे 4 कर सकते हो, 4 इंटू आपका क्या बेटा 100 कर लोगे, ठीक है। अब आपको आंसर मिल जाएगा, कैसे आंसर मिल जाएगा, अब तो बहुत ईजी है भैया। अब तो क्या है, अब तो एकदम से सिंपल है। अब आपको क्या करना, क्या है 1 माइनस 0.this। एक काम कर सकते हो आप, आपके पास जो अमाउंट कैलकुलेटर में है ना, उसमें से आप -1 करोगे ना तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, बट माइनस में मिलेगा। मतलब आपने 0.7944 -1 किया होगा तो आपको आंसर माइनस में मिलेगा, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो प्लस में, अदरवाइज आप 1 माइनस दिस भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास जो अमाउंट है उसमें आप -1 कर दोगे तो भी आपको आंसर तो मिल जाएगा, माइनस मिलेगा, -0.205625 समथिंग। उसको अगर हम माइनस वाले साइन से हटा दे तो आपको मिल गया, इंटू 100 कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा एग्जैक्ट। यहाँ पे परसेंटेज मिल जाएंगे कितने, 20.5625%। तो ये आपका मिल गया रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। क्या आपको ये आंसर मिला, मुझे यस और नो में प्लीज कमेंट करके बताइए। 20.5625%। क्या आपको मिला, यस और नो बताइए। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वेरी इजी मेथड। हाँ, आपको गलती नहीं करनी है, डिवाइड बाय 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स डिवाइड बाय यहाँ पे यूजफुल लाइफ है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की, ये स्टेप आपको ध्यान में रखने की। ये स्टेप किसके लिए भैया, इसके लिए 0.1 का अंडर रूट 10 टाइम्स है तो उसको, उसका आंसर हमने निकाला। भाई आप कमेंट नहीं करोगे तो भैया क्या करें, लेक्चर को बंद करें क्या, या हम अपने हिसाब से फटाफट से खत्म कर दे क्या पूरा जो हमने को समझाना है। आपको पता भी नहीं चलेगा भैया, खत्म हो जाएगा। कमेंट करोगे, बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया।
अरे यार, चल ठीक है, हाँ आया कमेंट, यस सर जस्ट अ मिनट, 2.5625, आई कांट सी व्हाट यू हैव रिटन ड्यू टू योर कैमरा एंड माय कैलकुलेटर इज डिफरेंट, आई एम ट्राइंग, नहीं मिला। ठीक है कोई बात नहीं। हेमकेश, हेमकेश, पहले आपने मुझे ये बताइए बेटा, ये समझ में आ गया और ये वाला आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक। मैं बीच में आ रहा हूँ, एक मिनट रुको, अब दिख रहा है? मुझे ये बताओ, यहाँ तक तो समझ में आ गया, सेकंड वाले तक? हाँ सर आ गया। ओके, श्रुति को मिल गया, कोई बात नहीं। हिमकेश 0.1, 0.1 है आपके पास, ठीक है 0.1, उसको क्या करना है, अंडर रूट 12 टाइम्स करिए, 0.1 लिखिए और अंडर रूट 12 टाइम्स करिए, आपको ये वाला आंसर मिलेगा, ये वाला, ये 0.1 अंडर रूट 12 टाइम्स करिए तो आपको ये आंसर मिलेगा। फिर इसमें -1 करिए, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कितना है सर, 10 ईयर्स, +1 करिए, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करिए, तो आपको आंसर मिलेगा 0.7944। 0 पॉइंट, ये वाले स्टेप फॉलो करिए, ये वाले बेटा, सारे के सारे 0.1 के साथ, ठीक है। श्रुति का आ गया, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करोगे, 1 माइनस दिस अमाउंट इंटू 100 करोगे, यू विल गेट 20.5625%। क्या ये बात आपको समझ में आई बेटा? करिए एक बार, टेक योर टाइम, डू नॉट वरी। लास्ट स्टेप है इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, मतलब आपके पास जो अमाउंट आया ना, अमाउंट आया जो भी 0 पॉइंट ये वाला 0.99999438, इसमें क्या करना है, इंटू इक्वल टू, उसे बोलेंगे 1 टाइम, फिर से करेंगे इंटू इक्वल टू, 2 टाइम हो गया, इंटू इक्वल टू 1 टाइम, मतलब पहले इंटू दबाओगे, इंटू मल्टीप्लीकेशन, फिर आप इक्वल टू वाला दबाओगे, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, ऐसे कितनी बार करोगे, 12 टाइम्स करोगे। चलिए तो आगे बढ़ते बेटा, आई होप आपका आंसर आ गया होगा, और अभी भी अगर नहीं आ रहा है, आंसर मिल गया, बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ा सा मतलब वेरिएशन होगा, थोड़ा सा आपका चेंज आएगा ड्यू टू फ्रैक्शंस, आप कितना ले रहे हो, इसलिए आप जो भी आपका 0.94943, इसमें 4 डिजिट लीजिए, डेसिमल लीजिए 0 पॉइंट के बाद, तो लगभग आपका आंसर सही आएगा। तो चलिए यहाँ पे अपना कौन सा मेथड होता है भैया, यहाँ पे हमारा मेथड होता है खत्म, कौन सा, WDV। आलोक सर इतना ही है, बस इतना ही है। हमने क्वेश्चन आपको डेप्रिसिएशन का भी करवाया, SLM का, दोनों का डिफरेंस भी समझाया। सर तो इसमें और क्वेश्चन नहीं है, करना है ना भाई, क्यों नहीं करना है, बट ये आपको करना है, ये किसको करना है बेटा, आपको करना है, हमको थोड़ी ना करना है, एग्जाम आपको देनी है, तो क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन का, WDV के बारे में, क्या आपके क्वेश्चन, आपके
मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन दिया है, मॉड्यूल नंबर 2 ये रहा भाई। डोंट इरेज सर, अल्लाह इरेज नहीं करना था, रखना था, आपको चाहिए था। वो क्या मेरे को पीडीएफ फॉर्म में एक्सपोर्ट करना है ना, तो अगर मैं आजू बाजू वाला लिखूंगा ना तो वो भी आ जाएगा, इसलिए मैं इरेज कर देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप पीछे ले जाकर स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है। कौन सा पेज नंबर है भैया अपना? पेज 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 यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मेरे को दिख रहा है। चलो ये हो गया क्वेश्चन 5 आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भैया? अ कंपनी परचेज सम मशीनरी ऑफ 1 लाख। ठीक है, कब परचेज किया? 2011 में फर्स्ट डे पे ही परचेज किया है। ओके, मेरे को ये बताओ, अगर कुछ भी नहीं बोला तो कौन सा ईयर फॉलो करेंगे, कैलेंडर ईयर या फिनेंशियल ईयर? अगर कुछ भी नहीं बोला तो हम क्या फॉलो करेंगे, कैलेंडर ईयर या फिनेंशियल ईयर? सर फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है सर? अप्रैल टू मार्च, और दिसंबर, और कैलेंडर का सर जनवरी टू दिसंबर। इट चार्ट डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब यहाँ पे आपको पता चल गया WDV ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर को 2015 को, मतलब 11 का, 11-12 का डेप्रिसिएशन, 12-13 का, 13-14 का, और 14-15 का चार्ज करने जा रहे थे। उसी बीच में एग्जैक्ट 6 महीने के बाद पार्ट मशीनरी वॉज सोल्ड। पार्ट मशीनरी आपने सोल्ड कर दी 14,000 की। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 20,000। मतलब आपने ओरिजिनल कॉस्ट, देखो WDV नहीं बताई आपको, वो क्या बताई? ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब 1 लाख में से 20,000 वाला आपने बेच दिया। मतलब अगर हम बात करें कितना, 1/5 बोल सकते हैं, उसमें 1/3 दिया था, इसे क्या बोलेंगे? 1/5। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख का टोटल वैल्यू निकालेंगे आज का, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन, उसका हम क्या कर देंगे, 1/5 कर देंगे। तो मतलब 1 लाख पे अगर इतनी बुक वैल्यू है तो 20,000 पे कितनी, तो भी आपको मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द मशीन, आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। सबसे पहले बात तो मुझे ये कि आप डेप्रिसिएशन कितने साल का कैलकुलेट करोगे। सर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 11-12 का, ठीक है। 11-12 का करोगे कितना? 1 अप्रैल से 12, मतलब पूरा का पूरा। सर हम 12-13 का भी करेंगे, फिर हम डेप्रिसिएशन सर 13-14 का भी करेंगे, ठीक है। फिर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कितना, 14-15 का भी करेंगे, ठीक है। 14-15, 15 कब तक आएगा भैया? मार्च तक आएगा। और 15-16 का हम कितना करेंगे? 15-16 का डेप्रिसिएशन हम करेंगे फॉर 6 मंथ्स। देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको बेटा, यहाँ पे आपको सीधा आपको 20,000 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और आपको अकाउंट भी नहीं बनाना, अगर अकाउंट बनाना होता तो हम टोटल से जो डेप्रिसिएशन निकाला होता उसे हम ले लेते। यहाँ पे आपको अकाउंट नहीं बनाना, आपको 20,000 का बुक वैल्यू दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे सीधा बुक वैल्यू ले लीजिए, कितना? 20,000, और उसका डेप्रिसिएशन हर साल के लिए निकाल दीजिए यहाँ तक का, ठीक है। 1 साल का, फिर दूसरे साल का, ऐसे निकाल दीजिए, और उसकी बुक वैल्यू आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लीजिए 20,000 की। बेचा कितने में? 40,000 में। आप उसे कंपेयर करोगे, सेल वैल्यू कितना? 14,000। अगर आपका सेल वैल्यू ज्यादा है, मतलब आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट। और आपको अगर पैसा कम मिल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है क्या? मेरे को ये बताओ कि आपको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया कैसे करना है? तो ये आप कैसे करोगे भैया? घर के जाके ट्राई करोगे, घर पे जाके ट्राई करोगे, ठीक है। टाइम आप कैसे निकालोगे? 20,000 का 10%, पहले 20,000 का 10% कितना होगा, ठीक है। अब आपको, अब देखो इजी वे भी मैं आपको बताता हूँ। आप हर हर चीज के बाद अगर बुक वैल्यू लिखने जाओगे तो भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप ऐसे कर सकते हो, सर बुक वैल्यू 20,000 माइनस डेप्रिसिएशन 2,000, बुक वैल्यू 18,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1800, बुक वैल्यू 16,200, डेप्रिसिएशन 1620। ऐसे भी आप कर सकते हो, बट इसमें आपको हर बार बुक वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो सर अगर हम सीधा डेप्रिसिएशन लिख सकते हो, तो आप कैसे कर सकते हो? कैलकुलेटर की करामत कर सकते हो। कैसे सर कैलकुलेटर की करामत? देखो कैलकुलेटर उठाइए, 20,000 लिखिए, ठीक है, इंटू 10% करिए, तो आपको डेप्रिसिएशन मिल गया पहले साल का। हाँ सर, तो पहले तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना सर? 2,000, ठीक है।
सर अब दूसरे साल का कैसे निकालेंगे, रुकिए। अब आपको क्या करना है, माइनस इक्वल टू दबाना है। अगर आप माइनस और इक्वल टू दबाओगे उसका मतलब ये होता है कि 20,000 में से माइनस 2,000 आपको मिल गया, इक्वल टू दबाओगे 18,000। करो एक बार, मिल गया कि नहीं मिल गया, क्या किया आपने, 20,000 इंटू 10% तो आपको 2,000 मिला। फिर आप माइनस इक्वल टू दबाओगे, मतलब 2,000 आपको 20,000 में से हटाना है, तो आपको मिल गया 18,000। फिर आप क्या करोगे, इंटू 10% तो आपको मिल गया 1800। फिर आप अगेन क्या करोगे, माइनस इक्वल टू, तो आपको 16,200 मिल गया। ये क्या है भैया, बुक वैल्यू मिल गई आफ्टर सेकंड ईयर। इसका आप 10% कर लोगे तो आपको मिल गया 1620। फिर आप क्या करोगे, अगेन माइनस इक्वल टू करोगे तो आपको 14,580 मिल गया। इसका 10% आप करोगे तो वो भी आपको डेप्रिसिएशन मिल गया। अब देखो, किसी भी चीज को परसेंटेज करने के लिए, जैसे कि 10% है तो आप क्या कर सकते हो, 10 और परसेंटेज का दबाओगे। इसके अलावा आप इंटू 0.1 भी कर सकते हो, मतलब 0 लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इंटू करके, इंटू आप 10% कर दो ना, उसके बाद इंटू 0.1 भी कर सकते हो, तो भी सेम होता है, आपको जैसे इजी लगे। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपको ये समझ में आया कि आप डायरेक्ट डेप्रिसिएशन कैसे लिख सकते हो कैलकुलेटर की करामत से। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब मैंने आधा तो लिख दिया भैया, सिर्फ थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। ठीक है, हम तो दिल दे चुके हैं। ठीक है, आप भी दे दीजिए इधर छोटा सा, और बता दीजिएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है, चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ आप देख लेना, इसको राइटिंग में करने की जरूरत मेरे को नहीं लगती है। ठीक है, तो आप इसे सिर्फ एक बार देख लेना। ठीक है, क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन, मतलब आपने अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मतलब कैसे कैसे चार्ज किया है। ठीक है, तो वो आपने डेप्रिसिएशन सिर्फ कैलकुलेट किया। जस्ट आप इसे ऊपर ऊपर से देख सकते हो, इसका कोई इतना है नहीं, इट इज़ वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ठीक है, बट आप जरूर से देख लीजिए, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से तो करवाया, बट आपने कभी नहीं किया, तो एक बार जरूर से इसे देख लेना। अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको देखना बहुत जरूरी है। ये वाला तो आपको लिख के करना है, 6 वाला। ठीक है, 7 वाला ऐसे ही करना है, 6 वाला तो आधा भी करवा दिया है। ठीक है, on lathe machine whose original cost is 12013 को beginning date of the nation sold on a series is 1 lakh depreciation charge 10%। देखो मैं वैसे ही देख रहा हूँ, शो द मशीनरी अकाउंट एंड डिस्पोजेबल अकाउंट। देखो डिस्पोजेबल मेरे को सिखाना है तो 9 वाला होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि डिस्पोजेबल मैंने सिखाया नहीं है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ मशीनरी का है। गिव द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर दिस इज टेक इनटू डिप्रिसिएशन 10%। हाँ, ये बहुत तगड़ा है। ठीक है, तगड़ा नहीं है भाई। कल आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया होमवर्क में, कल आपने जो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 किया, और जो मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, बस उसमें डेप्रिसिएशन एसएलएम से चार्ज होता था, यहाँ पे डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी से चार्ज होगा, सिर्फ मेथड चेंज हो रही है, सेम क्वेश्चन है। ये भी आपको क्या करना है भैया, होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन कहाँ पे करना है भैया, होमवर्क में करना है। ठीक है, अगर आप कहो तो मैं आपको अभी आपको टाइम देता हूँ, आप अभी बैठ के करना चाहो तो। ठीक है, बट मेरे ख्याल से अगर आप होमवर्क में कर लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो 6 वाला क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। 7th वाला सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से देखना है। आपका रियल होमवर्क है सिर्फ एक ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये आपको करना है। इसमें देखो मैं आपको आपके लिए एक बार पढ़ लेता हूँ। ठीक है, देखो मैं स्पून फीडिंग में कभी नहीं मानता, मैं स्पून फीडिंग में मानता ही नहीं हूँ। आप करोगे तभी सीखोगे। ठीक है, आपने कल क्वेश्चन मैंने जो किया वो देखा, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको तब आया होगा जब आपने खुद ने क्वेश्चन नंबर 5 किया। ठीक है, और तब आपको कुछ चीजें समझ में भी आ गई, आई ला, ये तो मेरे को समझ में, मतलब मैं समझ गया था, बट ओके इसको ऐसे तरीके से करते हैं, तो ये चीज जरूरी है। ठीक है, देख लीजिए, अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हुज बुक्स क्लोज ऑन 31st मार्च, मतलब कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं सर, फाइनेंशियल ईयर। नहीं बोला होता तो भी वही करते हैं। ठीक है, परचेज मशीनरी 1,50,000 कब, 1 अप्रैल 2011 को परचेज किया, मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन 11-12 का लगेगा। ठीक है, एडिशनल मशीनरी 40,000 कब, 30 सितंबर, मतलब ये मशीन का कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 6 महीने का। ठीक है, 12-13 में।
12-13 में, क्योंकि सितंबर को परचेज किया। एंड 25,000 1 अप्रैल 2014, ठीक है। सर्टेन मशीन विच वॉज परचेज ऑन 40,000 ऑन 30 सितंबर 2012, मतलब कुछ मशीन थी आपने सोल्ड कर दी। कौन सी भैया? जो आपने 40,000 में परचेज कर दी, मतलब ये मशीन थी आपने सोल्ड कर दी 30 सितंबर 2012 को, जो परचेज किया था वो सोल्ड कर दिया कितने में? 34,000 पे। कब सोल्ड किया? 30 सितंबर 2014 को सोल्ड किया, 30 सितंबर 2014। मतलब ये जो 40,000 की मशीन है ना, उसका पहले मैं बात करूं 2012-13 का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 6 महीने का। फिर 13-14 का डेप्रिसिएशन 1 साल का लगेगा पूरा, और फिर 14 का डेप्रिसिएशन कितना? 6 महीने का लगेगा। और यहाँ पे जो आपको बुक वैल्यू मिलेगी, ये 6 महीना, ये 1 साल, और ये फिर से 6 महीना, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो बुक वैल्यू मिलेगी, इसे आप कंपेयर करोगे सेल वैल्यू के साथ, कितना? 34,000। तो यहाँ पे आपको ये डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। इस साल में कितना डालना, इस साल में कितना डालना, इस साल में कितना डालना है, इस असेट का डेप्रिसिएशन। और आप इसे आप जब कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, तो आप प्रॉफिट लिखोगे, अगर आपको लॉस मिलता है तो लॉस में लिखोगे। समझ में आता है? यस सर। तो इसे आप कंपेयर कर दोगे और इस तरीके से आप लिख दोगे। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पेंसिल से किया, ठीक है। और इस तरीके से आप क्या करोगे? मशीन अकाउंट बनाओगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको मेथड कौन सी फॉलो करनी है? WDV, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है, आपसे ये हो जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज आप एक बार नीचे से भी देख सकते हो, वर्किंग नोट से भी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। तो यहाँ पे WDV मेथड को अपन करते हैं समाप्त, ठीक है। आ जाइए, अभी हम बात करते हैं बेटा बाकी मेथड्स के बारे में। बाकी मेथड्स के बारे में अपन बात करते हैं कि बाकी मेथड्स कौन सी आपकी बुक में यहाँ पे दी हुई है। अल्लाह, मेरा डॉक्यूमेंट से क्लिक कर दिया, जो था सही था। ये रहा, ये आपका क्या है? ये आपके मेथड्स है, लोड हो रहा है। ठीक है, तो ये मेथड्स क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ भैया। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे जो आपको मेथड्स दी है, उस मेथड्स को मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ बेटा। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है SLM मेथड, जो अपन ने कर लिया, ठीक। फिर WDV, जो अपन ने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। ये दो मेथड अपन ने कर लिए, जिसके फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उसे भी रेफर कर सकते हो, एक बार देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं एन्युइटी मेथड, ठीक है। अब सर, हमारे सिलेबस में CMA की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, ठीक है, बाकी अगर कोई स्टैंडर्ड के बच्चे देख रहे हैं या फिर कोई CA के देख रहे हैं तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक CMA के लिए। CMA के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में मतलब मोस्टली यही चीज दी हुई है और इसी के क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक की देखा जाए तो ये सारी मेथड्स आपकी बुक में सिर्फ फॉर्मूला दिए हुए हैं, इसके कोई भी क्वेश्चन दिए हुए नहीं है। तो इन चीजों को डेप्थ में पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, बट हाँ, बुक में फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूला मुझे आपको समझाना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि अगर आपको फॉर्मूला के ऊपर से MCQ पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप बोलोगे सर एग्जैक्ट मतलब डेप्थ में समझाइए, हर एक का एग्जांपल ले लेके, सो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि फिर मुझे आपको पूरी मेथड समझानी पड़ेगी, ठीक है। बट हाँ, जहां पे मेरे को ऐसा लगेगा कि ये मेथड में मुझे आपको और डिटेल में समझाने की जरूरत है, मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। दिस विल बी कंप्लीटेड विद इन 10 to 15 मिनट्स। चलिए आ जाइए। एन्युटी मेथड का मतलब क्या होता है? एन्युटी इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन असेट इट टेक इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। इससे आप क्या करते हो? इंटरेस्ट भी इसमें कैलकुलेट करते हो। आप कैलकुलेट कैसे करते हो? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस रेसिडुअल फैक्टर डिवाइड रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर। आप मैथ्स में एन्युटी फैक्टर पढ़ोगे। एन्युटी फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करते हो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली आपका क्या करते हो बेटा, एक साल का अगर आपका इंटरेस्ट रेट है 10%, कितना है 10%, तो आप उसे क्या करते हो 1 डिवाइड बाय 10% करते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्या करते हो? एन्युटी फैक्टर निकालते हो, ठीक है।
क्या निकालते हो बेटा, एन्युटी फैक्टर निकालते हो। तो उस एन्युटी फैक्टर को आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, डेप्रिशिएशन आपका कौन सा है, डेप्रिशिएशन और श्रिंकिंग फंड मेथड, ठीक है। श्रिंकिंग फंड मेथड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। श्रिंकिंग फंड मेथड क्या करता है भैया, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू ₹1 श्रिंकिंग फंड टेबल फॉर गिवन फॉर इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के लिए आपको दिया होगा कि भैया ₹1 की वैल्यू तीसरे साल में ₹1 की वैल्यू है 0.79। तो आपको क्या करने का, कॉस्ट ऑफ असेट 1 लाख माइनस सेल्वेज वैल्यू अगर 10,000 दी है तो 10,000 इंटू करके ये कर लोगे तो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी है। श्रिंकिंग फंड मेथड में आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, एन्युटी मेथड में आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इन दोनों चीजों को याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बेटा कौन सी मेथड, एन्युटी की बात कर ली, श्रिंकिंग की कर ली, डिप्लेशन मेथड। डिप्लेशन मेथड, मशीनर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ये बहुत इजी मेथड है और इसमें से शायद आपको क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन पूछते नहीं है बट बहुत इजी, बहुत सिंपल मेथड है, मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। इस पे सम ऑफ योर डिजिट पे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो मैं आपको एक क्वेश्चन लेके भी समझाऊंगा। डिप्लेशन मेथड, मशीनर मेथड और प्रोडक्शन मेथड ये क्या है, ये मेथड बहुत सिंपल है। ये मेथड ये कहना चाहती है कि अगर आपने कोई असेट परचेज की, कॉस्ट ऑफ असेट इज 1 लाख रुपीज, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोला, आपने क्या परचेज किया सर, मशीन परचेज किया। क्या परचेज किया बेटा, मशीन परचेज किया। आपको बोला कि इस मशीन से, क्या बोला, इस मशीन से आप टोटल कितना प्रोडक्शन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे दे दिया कि 10,000 यूनिट, कितने बेटा, 10,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो। आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी है और आपको क्या इंफॉर्मेशन देंगे कि करंट ईयर में यू हैव प्रोड्यूस्ड कितना यूनिट आपने इस साल में प्रोड्यूस किया है, फॉर एग्जांपल 2000 यूनिट्स, कितने बेटा, 2000 यूनिट्स। अब आप बोलो, आपको पूछेंगे कि डेप्रिसिएशन कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, आप इसमें क्या करोगे पता है, आप क्या करोगे कि भैया 1 लाख रुपए में कितना यूनिट होता है, 10,000, ठीक है। मतलब 10,000 यूनिट के लिए, 10,000 सॉरी 10,000 यूनिट के लिए आप 1 लाख का पेमेंट कर रहे हो तो 2,000 का कितना, मतलब आप कैसे करोगे, कुछ इस तरीके से करोगे। कैसे करोगे बेटा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, आप करोगे कि 10,000 यूनिट्स के लिए, यूनिट्स और अमाउंट, 10,000 यूनिट के लिए आपने कितना पेमेंट किया सर, 1 लाख। तो आप यहाँ पे करोगे 2,000 यूनिट पे कितना। तो आप इसे कैसे करते हो, इसको आप अगर फॉर्मूला में, मतलब आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 2,000, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन 2,000 इंटू 1 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 20,000। क्या मिल जाएगा बेटा, 20,000। तो दिस इज नथिंग बट योर डेप्रीशिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे बेटा, डेप्रीशिएशन निकालोगे। आपको सीधा अमाउंट मिल गया, हाँ सर ये मिल गया डेप्रीशिएशन। अब देखो आप, ये आपको समझ में आ गया, हाँ। अब अगर मैं इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहूँ, अगर मैं इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 2000 इज माय करंट प्रोडक्शन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, करंट ईयर प्रोडक्शन इनटू कॉस्ट ऑफ असेट, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ असेट है, डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ सर। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। था तो इजी भैया, एक 10,000 यूनिट का 1 लाख तो 20,000 का कितना था, इजी। अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो इतना फॉर्मूला बनेगा, हाँ सर बनेगा। देखो आ जाओ, आ जाओ, कहाँ गया प्रोडक्शन यूनिट मेथड, देखो सिंपल वही फॉर्मूला है, ठीक है। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, हाँ अगर स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है तो आपको माइनस करने का, हमने नहीं लिया था इसलिए मैंने माइनस नहीं किया, अगर दिया है तो आपको माइनस करने का, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल यूनिट्स इनटू एक्चुअल आउटपुट। इस तरीके से आप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा आंसर सेम टू सेम ये वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन ने किया, ये था यूनिट। अगर आपको यहाँ पे दिया है आर्स, यूनिट की जगह आपको क्या दिया, 10,000 आर्स, क्या दिया बेटा, 10,000 आर्स। यहाँ पे भी 2,000 यूनिट्स की जगह क्या दिया, आर्स।
तो भी आपका जवाब आंसर कितना आएगा, 20,000 डेप्रिसिएशन आएगा। सेम तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पे करंट ईयर प्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, हम करंट ईयर क्या लिखेंगे, करंट ईयर का कितना हमने आवर्स यूज्ड, और नीचे क्या कर देंगे, टोटल आवर्स अवेलेबल। क्या आपको समझ में आया? अगर यूनिट में दिया है तो यूनिट लेंगे, आर्स में दिया है तो आर्स में लेंगे। इसका भी सेम, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड, इसे बोलते हैं मशीन आर रेट मेथड। सेम तरीके से ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, इनटू एक्चुअल आवर्स यूज्ड डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द आवर्स, यूजफुल अरे लाइफ ऑफ असेट इन आवर्स, ठीक है। आवर्स में कितना प्रोड्यूस कर सकता है, 10,000। इसी तरीके से अपन ने किया। क्या आपको ये समझ में आ रहा है बेटा? मुझे बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर हम इसमें हम डाल के देखें, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना, 1 लाख जो अपन को दिया हुआ है, इनटू एक्चुअल यूज्ड कितना है, एक्चुअल 2000 घंटे, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना भैया, टोटल लाइफ कितना है 10,000, तो डिवाइड बाय 10,000। सेम तरीके से हुआ, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से निकालोगे यू विल गेट 20,000, सेम आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा? दोनों दोनों मेथड आपको समझ में आई? बहुत ईजी मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो डिप्लेशन मेथड भी सेम है। डिप्लेशन मेथड क्या कहता है? डिप्लेशन मेथड केजी में बात करता है या लीटर में बात करता है। फॉर एग्जांपल, आपने डिप्लेशन किस पे लगता है, पहले तो मुझे ये बताइए। सर डिप्लेशन लगता है वेस्टिंग एसेट्स, यानी कि सर लगता है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। यानी कि सर अगर हमने 1 लाख रुपए का कोयले का खान लिया, मतलब हमने कोई जगह ली जिसमें से कोयला निकलता है, हमने कितने का लिया, 1 लाख का, और हमें पता है इसमें से कितना लिखेगा, निकलेगा टोटल, सर 10,000 केजी निकलेगा। कितना, 10,000 केजी। आपने इस साल कितना निकाला, सर हमने इस साल निकाला 2,000 केजी, ठीक है। तो आप कैसे करोगे भैया, आप कुछ इस तरीके से आप अपना डेप्रिसिएशन निकालोगे। कैसे सर, कि भैया सॉरी, आप क्या करोगे, 10,000 केजी का 1 लाख रुपए, तो 2,000 का कितना, सेम तरीके से आपको मिल जाएगा 20,000 का डेप्रिसिएशन। अगर आपका ऑयल वेल्स है तो आपका लीटर आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा लीटर। मुझे ये बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? तो मुझे कमेंट दिखनी चाहिए आपकी। हाँ, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो उसका भी आप फॉर्मूला देख लीजिए, सेम फॉर्मूला दिया, एस्टिमेटेड लाइफ माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। इससे आप करोगे तो पर यूनिट का आपको मिलेगा, ठीक है, 1 लाख माइनस 10,000, तो पर यूनिट आपको कितना मिल गया, 10 मिल गया, इंट सॉरी 10 रुपए, ठीक है, इंटू आप 2,000 करोगे, ठीक है, इंटू 2,000 यू विल गेट 20,000। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको तीनों तीन मेथड समझ में आई? यस। अगर आपको ये समझ में आई तो मुझे अब आपको समझाना है बेटा, यहाँ पे सम ऑफ योर डिजिट मेथड। सम ऑफ योर डिजिट मेथड इज वेरी 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 इजी मेथड, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करता है, सम ऑफ योर डिजिट मेथड में आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। सम ऑफ योर डिजिट में मेथड में क्या करता है कि हर ईयर को डिजिट अलोकेट करते हैं। क्या करते हैं, हर ईयर को डिजिट अलोकेट करते हैं। और कैसे क्रम में करेंगे भैया, आप कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल ये है ईयर, ठीक है, पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ असेट इज इक्वल टू, आपको दिया है सेम 1 लाख रुपीज, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि यूजफुल लाइफ 5 साल, और आपके बोला है कि डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर, हमें बताइए थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा। तो आपको कैसे करने का, यहाँ पे आएगा बेटा ईयर, क्या आएगा बेटा, ईयर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे ईयर, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे अलोकेटेड डिजिट, डिजिट आपने जो अलोकेट किया वो, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे 1 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप डिजिट कैसे अलोकेट करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। डिजिट आपको उल्टा अलोकेट करना है, मतलब जितने ईयर है उससे उल्टा अलोकेट करना है। मतलब आप डिजिट अलोकेट करोगे 5 4 3 2 1। सर हम उल्टा क्यों अलोकेट करेंगे, उल्टा इसीलिए अलोकेट करोगे कि जब मेरे को ये बताइए, आपने फोन लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का फोन लिया, आप मुझे ये बताइए कि डेप्रिसिएशन किस साल में ज्यादा आएगा, पहले साल में, क्योंकि आपने 1 लाख का फोन लिया, अगर आप 10 दिन यूज करके भी सेल करना चाहोगे तो भी आपका 10,000 की वैल्यू सीधी कम हो जाएगी।
ठीक है। अगर आप 1 साल का यूज करने के बाद बेचना चाहोगे तो वैल्यू हो जाएगी सीधी 60,000 या 40,000 या मतलब 70,000 या 80,000। ठीक है। जो आप 5 साल के बाद करोगे तो आपको मिल रहा होगा फॉर एग्जाम्पल 40,000। 6 साल के बाद करोगे तो भी आपको लगभग 38,000 या 35,000। मतलब लास्ट के ईयर में डेप्रिसिएशन बहुत कम आता है, मतलब बहुत कम वैल्यू कम होती है, सबसे पहले ईयर में ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए अलोकेट हम डिजिट क्या करते थे, सबसे पहले ज्यादा करते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैसे करना है, आपको सिंपल सी बात है, आपको अलोकेट जो डिजिट की है उसका टोटल करना है। ठीक है। तो टोटल 5 + 4 + 3 + 2 + 1 आपका मिल जाएगा कितना मिल रहा है, 9 और 10 और 15 मिल रहा है। ये आपको टोटल मिल गया कितना बेटा, 15 मिल गया। ये ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स अलोकेटेड। मुझे ये बताइए कि आपको यहां तक समझ में आ रहा है। क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है तो आपको अब क्या करना है, डेप्रिसिएशन ऑफ कितना, थर्ड ईयर। डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर का आपको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे बताएं, कॉस्ट ऑफ असेट इनटू अलोकेटेड डिजिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ डिजिट्स। ठीक है। कॉस्ट ऑफ असेट कितना है सर, 1 लाख। ठीक है। थर्ड ईयर में कौन सा डिजिट अलोकेट किया सर, थर्ड ईयर का डिजिट है 3, तो 3 डिवाइड बाय टोटल कितना सर 15, तो आपको थर्ड ईयर का यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सेम तरीके से अगर आपको पूछते कि भैया फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन निकालिए तो 1 लाख इंटू फोर्थ ईयर में कितना डिजिट अलोकेट किया सर 2, तो 2 डिवाइड बाय 15 आपको फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाता। क्या आपको समझ में आ रहा है, मुझे ये बताइए। ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है भाई, आप कमेंट करो पहले तो। क्या आपको सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड समझ में आया कि आपको करना क्या है, सब मर गए या जिंदा हो? भाई एडिशनल लोग जो देख रहे हैं अनऑथराइज, वो भी कमेंट कर दो एक बार भैया कि हाँ भैया समझ में आ रहा है। अनऑथराइज देख लो भैया, बता दो। अरे भाई हाँ सर, थैंक यू सो मच। अब आप बोलोगे कि सर ये तो 5 साल थे ना, 5 साल, इसीलिए ये 15 टोटल करना इजी था। सर अगर ये बोला होता 25 साल, 25 है, तो क्या सर हम इन डिजिट का टोटल कैसे करते, 25 + 24 + 23 + 22 + 21 ऐसे करने जाएंगे तो सर हमारा तो पेपर खत्म हो जाएगा। नहीं बेटा, इसके लिए भी फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है सर, n का मतलब कि कितने ईयर्स है सर, 5 इंटू मतलब मल्टीप्लाई, n+1 का मतलब क्या हुआ है, 5 + 1 = 6, मतलब हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 इंटू 6 = 30 डिवाइड बाय 12, 2 = आपका 15, आपका आंसर मिल गया। ठीक है। तो अगर आपको 25 साल का दिया होगा तो आप कैसे करोगे, इसी फॉर्मूला का यूज करोगे। कैसे सर, 25 इंटू 25 + 1 26 डिवाइड बाय 2 करोगे, यू विल गेट अ टोटल 25 ईयर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि कैसे करना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सम ऑफ योर डिजिट मेथड करना है। सम ऑफ योर डिजिट मेथड के ऊपर आपको एमसीक्यू पूछा जाता है और कैलकुलेट करने के लिए भी पूछा जाता है। आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं दिया बट मैंने आपको कैलकुलेट करके समझा दिया है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिया है कि अगर आपको सम ऑफ योर डिजिट का टोटल करना है तो n+1 डिवाइड बाय 2 करके आपको यहाँ पे सम भी मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो भैया, सारी मेथड्स मैंने आपको समझा दी है। तो डेप्रिसिएशन में अब अपना बचा क्या, सर डेप्रिसिएशन में सारी मेथड्स समझा दी। अब मुझे आपको समझाना है भैया, मेरे को आपको समझाना है, क्या बोलते हैं यार, जर्नल एंट्रीज। क्या दिखाना है, जर्नल एंट्रीज। उसके बाद मुझे आपको समझाना है बेटा, जर्नल एंट्रीज के बाद मुझे आपको समझाना है कि आ, हाँ, जर्नल एंट्रीज रिवैल्यूएशन आपके चैप्टर में है नहीं बट वो मैं क्विज में कंप्लीट कर लूंगा। अगर टाइम बचा तो रिवैल्यूएशन समझा दूंगा, अदरवाइज जर्नल एंट्रीज प्लस आपके एमसीक्यू। तो कल अपना क्वेश्चन ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। अगर टाइम मिला तो रिवैल्यूएशन मैं आपको समझा दूंगा, अदरवाइज आपके टेस्ट में मैं कवर कर लूंगा। इवन
आपकी बुक में कहीं पे भी नहीं दिया है, तो भी कॉन्सेप्चुअल, बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए और काम की चीज है, ठीक है। चलिए, तो आपका कल जर्नल एंट्री हो जाएगा, एमसीक्यू हो जाएगा, कल अपना डेप्रिसिएशन भी हो जाएगा खत्म। और फिर नेक्स्ट डे अपन रिवीजन कर लेंगे डेप्रिसिएशन का पूरा। तो आपका डेप्रिसिएशन का विथ रिवीजन मेरी ओर से कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ चैप्टर्स खत्म होने के बाद फिर बल्क की रिवीजन भी करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, ये लेंगे वो लेंगे, अगली तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। बट आपको भी साथ साथ में पढ़ते जाना है। WDV का मैंने जो सम आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8, उसे आप जरूर से होमवर्क में कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को भी आपको एक बार देख लेना है, अगर आपके पास टाइम है तो लिखिए जरूर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।